जहां बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपने मूवी के स्टार को इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार साबित करने में लगे हुए हैं, वहीं पे एस राजामौली ने एक टाइटल अनाउंसमेंट से ही प्रूव कर दिया कि इंडिया का बिगेस्ट डायरेक्टर कौन है। ये सिर्फ एक टाइटल अनाउंसमेंट था और उसके लिए इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे जियो हॉटस्टार पे स्ट्रीम किया गया और उसे देखने के लिए रामोजी फिल्म सिटी पहुंच गए 50,000 से ज्यादा पब्लिक, जो कि दिखाता है राजामौली का क्रेज क्या है। बात करें इस अनाउंसमेंट ग्लिम्स की, तो 3 मिनट 40 सेकंड के इस ग्लिम्स में कुछ ऐसा वॉल बिल्डिंग किया है एस राजामौली ने कि हर इंडियन इस पे प्राउड महसूस कर सकता है। जहाँ पे इंडियन हिस्ट्री को एक फिक्शनल स्टोरी से ब्लेंड किया गया है और उसे ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया गया है। इस अनाउंसमेंट ग्लिम्स में 2 वर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, एक ग्लोब ट्रोटर, दूसरा टाइम ट्रोटर। मतलब इस मूवी में जो सेंट्रल कैरेक्टर है और दूसरे कैरेक्टर हैं, वहाँ पे ग्लोब ट्रैवल तो होगा ही, पर उसके साथ साथ टाइम ट्रैवल भी होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये टाइम ट्रैवल त्रेता युग यानी 7200 BCE से लेके 512 CE और 2027 CE तक ट्रैवल करेगा। और हो सकता है इसमें पुनर्जन्म का भी एंगल डाला गया हो। इस ग्लिम्स की शुरुआत होती है 512 CE के वाराणसी से और इस टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी का राज था और इसे इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे रामायण महाभारत जैसे एपिक्स को एक वेल स्ट्रक्चर लिटरेचर के हिसाब से लिखा गया था और उस समय बहुत सारे हिंदू स्कल्पचर्स चारों तरफ बनाए जा रहे थे। इनफैक्ट ग्लिम्स में जो एक उग्रवादी केव दिखाया गया है उसे रिलेट किया जाता है उदयगिरी केव्स के साथ, जो कि मध्य प्रदेश में है। और गुप्ता डायनेस्टी में वहाँ बहुत सारे हिंदू स्कल्पचर्स बनाए गए थे भगवान शिव और भगवान विष्णु के, और उस केव का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहेगा इस मूवी में। इसके साथ साथ 512 CE में गुप्ता डायनेस्टी का डाउनफॉल भी हुआ था, क्योंकि उस वक्त हुनस ने अटैक किया था और मोस्ट प्रोबेबली इस चीज को भी जोड़ सकते हैं वो मूवी में, क्योंकि जब 2027 दिखाया जाता है और वहाँ पे संभावी एस्ट्रॉयड गिरता है रॉक आइस शेल्फ पे, तब उसके नीचे एक पुराना सिविलाइजेशन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग भी दिखते हैं और टूटे हुए जहाज भी। तो कहीं ना कहीं वो गुप्ता डायनेस्टी को भी सिंबलाइज कर सकते हैं और उसे एक प्लॉट बना सकते हैं इस मूवी में। इसके साथ ही 2027 में हमें अफ्रीका के जंगल भी दिखाए जाते हैं और इंटरेस्टिंगली अफ्रीका में ही हिपोपोटामस दिखाए जाते हैं, जो कि एक बंदर पे अटैक कर रहे होते हैं और वो बंदर कूद रहा होता है एक पूंछ की तरफ। मोस्ट प्रोबेबली वो हनुमान जी का भी पूंछ हो सकता है, उसे कुछ तरह से रिलेट कर सकते हैं ये लोग। फिर 7200 BCE में त्रेता युग को दिखाते हैं इस ग्लिम्स में, जहाँ पे लंका दहन कर रहे होते हैं हनुमान जी, और जिस तरह से उस लंका दहन को प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही ग्रैंड फील होता है। इनफैक्ट उसी सीन में हमें राम भगवान दिखते हैं जो कि कुंभकर्ण का वध कर रहे होते हैं, और जिस तरह से यहाँ पे कुंभकर्ण के कैरेक्टर को फोकस में डाला गया है, तो कहीं ना कहीं इस कुंभकर्ण के एंगल को मूवी के जो मेन विलेन है पृथ्वीराज सुकुमारन, उनके साथ भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनका नाम है कुंभ। फिर हमें 2027 में मणिकर्णिका घाटी दिखाई देती है वाराणसी की, और उसके बाद एंट्री होती है सुपरस्टार महेश बाबू की एज रुद्र, जो कि एक त्रिशूल लिए एंटर करते हैं और बैकग्राउंड में उनके बहुत सारे मंदिर दिखाए गए हैं। और इस एक सीन में हमें AI, CGI और रियल सूट सभी दिखता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है। उसके ऊपर से महेश बाबू की जो परफॉर्मेंस है और जो एग्रेशन है वो बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है इस सीन में। ओवरऑल ये एक अनाउंसमेंट वीडियो था और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी बात हमें ओरिजिनल मूवी में एज इट इज देखने को मिलेगी, क्योंकि ओरिजिनल मूवी एक लाइव एक्शन मूवी होगी और ये जो वीडियो था वो सिर्फ इसके वॉल बिल्डिंग को एक्सप्लेन करने का एक तरीका था। पर इसको लेके भी लोग क्रिटिसिज्म करेंगे, पर राजामौली हमेशा अपने हेटर्स को गलत प्रूव करते हुए आए हैं और मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी से भी वो वही करेंगे। आपको कैसा लगा टाइटल अनाउंसमेंट का ये ग्लिम्स, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।